ओके है, अभी तो लो तो नहीं सिद्धार्थ? अभी आवाज क्लियर है? सिद्धार्थ रिप्लाई दो कुछ। आवाज क्लियर अभी सबको? ओके, चलिए। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि यूक्लिड अंकल थे जिन्होंने इस थ्योरम को बनाया था। डिवीजन मतलब डिवाइड करना है, और लेमा मतलब ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा प्रूफ जिसको हम लोग बाकी प्रूफ्स यूज करने में यूज करते हैं, लेमा उसको कहते हैं। ठीक है, लेमा मतलब आपने कुछ प्रूफ कर दिया है, ऑलरेडी प्रूवन है, और अब आपको क्या करना है, उसको आप यूज करते हो बार बार कुछ प्रूफ करने के लिए, उसको हम कहते हैं डिवीजन लेमा। ठीक है, तो यूक्लिड अंकल ने इसको ईजाद किया था। तो सबको मालूम है भाई, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये पूरा इसका थ्योरी है। हम डिविडेंड को नॉर्मली ए की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिवाइजर को हम लोग बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोशेंट को हम क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और रिमाइंडर को हम लोग आर की फॉर्म में लिखते हैं। ये सेम वही चीज़ है, इसको हमने कैसे लिखा, ए इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट है। जब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ओके, अभी देखो नीचे सेम चीज़ आपको दिया है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, वही सेम इक्वेशन जो मैंने अभी लिखी थी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इसमें जो रिमाइंडर होता है उसको इस रिलेशन से एस्टेब्लिश किया जाता है, आर को। आर मतलब कैसा, जो आर होगा वो जीरो के इक्वल हो सकता है, वो जीरो से बड़ा हो सकता है, वो डिवाइजर से छोटा हो सकता है। बी क्या है, हमारा डिवाइजर है, बट कभी भी आर बी के इक्वल नहीं होता, हमेशा याद रखना। बी आर जो है वो बी के इक्वल नहीं हो सकता और ग्रेटर देन नहीं हो सकता, हमेशा याद रखना। रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर आर क्या आपका रिमाइंडर है, ये कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं होता और डिवाइजर से कभी भी बड़ा नहीं होता। जैसे आप 9, 10, 11 और 12 को जब 4 से डिवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं, उसको 4 से डिवाइड करते हैं। ऊपर का टर्म मेरा सब क्या है, डिविडेंड, 4 मेरा क्या है, डिवाइजर। तो देखो फर्स्ट में क्वोशंट कितना आएगा, 2, रिमाइंडर कितना आएगा, 1। सेकेंड को करेंगे तो क्वोशंट 2, रिमाइंडर 2। थर्ड में करेंगे तो क्वोशंट 2 एंड रिमाइंडर 3। जब थर्ड को करेंगे तो अब हमारा क्वोशंट बन जाएगा 3 एंड ये कितना बन जाएगा, 0। तो अगर मेरा डिवाइजर 4 है, अगर मेरा डिवाइजर क्या है 4, तो रिमाइंडर जो होगा वो देखो 0 हो सकता है, यस, वो 0 से बड़ा हो सकता है, यस, 0 से बड़ा क्या है, 1, 2 और 3, बट डिवाइजर के इक्वल नहीं होगा। तो अगर डिवाइजर आपका 4 है तो रिमाइंडर आपका कभी भी 4 नहीं होगा और ना ही 4 से बड़ा होगा। इसमें किसी को डाउट, इस लॉजिक में किसी को डाउट? जिसको डाउट है प्लीज आप 0 लिख सकते हो। ओके, गुड। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, अगर कभी टीचर आपसे पूछे, आपको क्वेश्चन में कैसा आता है, आपको ये स्टेटमेंट देंगे, n is a series of well defined steps which give a procedure for solving a type of problem। तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स एल्गोरिथम है, समझ में? ये आपको फिलिंग द ब्लैंक्स मिल सकता है कि डैश इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो भी मेथड यूज करते हो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आप जो भी स्टेप बाय स्टेप जो आप मेथड फॉलो करते हो उसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम। मतलब एल्गोरिथम मतलब एक स्टेप्स है, ठीक है। एंड लेमा, ये भी आपका डेफिनेशन आज तभी आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स दे देगा। ए इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, जिसे मैंने पहले बताया था, ये कोई स्टेटमेंट होता है जो आपने पहले ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो किसी और मेथड से, अभी उसको आप यूज करते हो प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट्स। तो कभी एल्गोरिथम और लेमा में कभी कंफ्यूज मत होना। एल्गोरिथम तो समझो एक स्टेटमेंट, मतलब आपका क्या है, एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। और लेमा क्या है, ऑलरेडी आपका प्रूवन स्टेटमेंट है जिसकी हेल्प से आप बाकी सब चीजें सॉल्व करेंगे। तो जैसे इस चैप्टर में हम लोग इस डिवीजन एल्गोरिथम लेमा से हम क्या प्रूव करेंगे, हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे। हमने बचपन में एचसीएफ कई बार निकालना सीखा है। हमने एचसीएफ निकालना सीखा था
फैक्टर्स की फॉर्म में। फैक्टराइजेशन मेथड को हमने यूज़ किया था, हमने डिवीजन मेथड भी यूज़ किया था, लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसको बोलते थे। अब इसमें एक नया कंसेप्ट आज आपका आ जाएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम इसको भी यूज़ करेंगे क्या निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टेट यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्लियरली टू ऑब्टेन द एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव नंबर। ये दो नंबर का एचसीएफ निकालने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, ये उसका प्रोसीजर दिया है, मैं क्वेश्चन करूंगा आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल कैसा है, 455 एंड 42। ठीक है, हमको क्या करना है, 455 एक नंबर है जिसको हम ए बोल सकते हैं, एंड दूसरा नंबर मेरा बी है जिसको हम क्या कहते हैं 42। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो एचसीएफ फैक्टराइजेशन मेथड से निकलता है, डिवीजन से निकलता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकलता है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज करने के लिए आपको डिवीजन मेथड आना जरूरी है। डिवीजन मेथड क्या कहता है, जो भी दो आपको नंबर गिवन होते हैं, जो भी दो नंबर आपको गिवन होते हैं, उन्हें तब तक डिवाइड करते जाओ जब तक रिमाइंडर 0 ना बचे। और किससे किसको डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो नॉर्मली 10 से जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 420, कितना बचा 5, 35। अब ये मेरे जो 35 रिमाइंडर था वो क्या बन जाता है, मेरा डिवाइज़र। और जो मेरा डिवाइज़र था, मेरा डिवाइज़र क्या था 42, अब वो क्या बन जाएगा, डिविडेंड। ये याद रखना हमेशा, आपका जो रिमाइंडर होता है वो क्या बन जाता है, डिवाइज़र। और जो आपका डिवाइज़र होता है वो किस में चेंज हो गया, वो डिविडेंड में चेंज हो गया, मतलब जिसको डिवाइड करना है। अभी 1 से जाएगा 35, कितना बचेगा 7, अगेन सेम प्रोसीजर 35, 5 से जाएगा 35, रिमाइंडर कितना आ गया 0। तो देखो ये जो प्रोसीजर है इसको आप क्या बोल सकते हो, एल्गोरिथम, क्योंकि स्टेप्स है ना, छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे, ये प्रोसेस है ना। 1015, हाँ रुको अभी, शांति रुको, शांति। वरुण कोई डाउट है बेटा, ये 1015 मतलब ये मैं समझा नहीं, क्या 1015 क्या है। तो प्रोसीजर क्या है, छोटे नंबर को बड़े से डिवाइड करेंगे, कब तक डिवाइड करेंगे, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अच्छा जी, रिमाइंडर कुछ और बचता तो क्या करना चाहिए, अब रिमाइंडर मेरा डिवाइज़र बन जाएगा। और क्या होना चाहिए, किसको डिवाइड करेगा, तो भाई डिवाइज़र डिविडेंड बन जाएगा। ये लॉजिक याद रखना। अब इसको हम ये किससे हमने प्रूफ किया, एल्गोरिथम से प्रूफ किया। इसके एल्गोरिथम क्या है, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए रिमाइंडर। देखो नंबर अपने आप गायब हो जाते हैं। अब जो लास्ट हमारा डिवाइज़र होता है, हमेशा याद रखना, जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होता है दैट इज नोन एज HCF। जो हमारा लास्ट डिवाइज़र होता है वो हमारा क्या बन जाता है, हमारा HCF। अब इसी चीज़ को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे लिखते हैं, हमारा स्टैंडर्ड क्या था, A = BQ + R। ठीक है, अभी हम फर्स्ट पार्ट में चेक करते हैं, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, ये मैंने फर्स्ट डिवीजन किया था। तो फर्स्ट डिवीजन A कितना था 422 = B, डिवाइज़र कितना था 42, क्वोशंट कितना है 10, रिमाइंडर कितना है 35। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक एक स्टेप को नीचे नीचे लिखते चलूँगा। एक स्टेप हो गया, अब दूसरा स्टेप कौन सा, ये वाला, ये हमारा सेकंड स्टेप है। अब ये हो गया 42, अब मेरा डिवाइज़र कितना है 35, कितने से डिवाइड किया, क्वोशंट 1 एंड रिमाइंडर 7। अगेन फिर लिखेंगे, अब इस पे आएंगे हम लोग लास्ट वाले स्टेप पे। तो आपको एक एक स्टेप को अलग अलग लिख के दिखाना है। 35 = 7 × 5 + 0, कब तक करेंगे, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और ये जो लास्ट वाले डिवाइज़र होता है क्या बन जाता है, HCF। तो मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिए, डिवीजन मेथड से भी HCF कैसे निकालते हैं, एंड यूक्लिड डिवीजन मेथड से कैसे LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो 0 लिख सकते हो, एनी डाउट इसमें तो टाइप 0। It's 455, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अच्छा हाँ, मैंने ऊपर गलत लिख दिया, एक्चुअली में उड़ गया था ना, इसलिए 422 हो गया, एक्चुअली 455 ही है। ओके पूर्णिमा, अभी क्लियर, चलिए गुड। अब अगले टॉपिक पे चलते हैं।
पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके हमको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए हुए हैं, 4052 एंड 12576। तो सिंपल देखो वही प्रोसीजर है। आप सबसे पहले क्या करोगे, रफ वर्क में इसको डिवीजन करके देख लेना। डिवीजन करके देखोगे तो आपको ये लिखना बहुत इजी हो जाएगा। क्या इसको समझाने की जरूरत है फिर से, या हो जाएगा? चलिए आगे चल सकते हैं। ओके, अभी देखो जैसे एग्जांपल नंबर 2 है, एग्जांपल नंबर 3 आपके कोर्स में अभी नहीं है, ठीक है, ये आपको हटा दिया गया है कि ये पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं 2 और 3 को टच नहीं करूँगा। अब फोर्थ एग्जांपल देखो। फोर्थ एग्जांपल में क्या दिया है, 8 स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी। ठीक है, अभी याद रखना एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका लॉजिक पहचानो, लॉजिक क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब, फैक्टर मतलब होता है एक तरह से पोर्शन, कोई फ्रैक्शन, है ना। अब एचसीएफ क्या करता है, समझो आपको बहुत बड़ा डाटा दिया है, आपको समझो कई सारी कंपनीज का बहुत सारा डाटा दिया है और आपको बोले इन सब में कॉमन क्या है, इन सब में कॉमन क्या है, तब समझो वो सब में से कुछ कॉमन निकले। जैसे आप लोग क्लास में बच्चे हो, ठीक है, अभी आप लोगों को अगर मेरे को कॉमन देखना, मैं एक वेट के हिसाब से आपको देख सकता हूँ, आप सबका हाइट कैसा मैं देख सकता हूँ, है ना, आपको मार्क्स के बेस पर आपको डिवाइड कर सकता हूँ। तो मुझे अगर आप लोगों में कॉमन फाइंड आउट करना, क्या फाइंड आउट करूँगा भाई, 10th ए के बच्चे, जैसे आपके स्कूल में अलग अलग सेक्शन है, 10A 10B 10C 10D, एग्री। अभी ए क्या है, अगर बच्चे तो सारे 10th क्लास के हैं, उनमें कॉमन फैक्टर क्या है, सेक्शन, कि भाई ये पर्टिकुलर बच्चे सेक्शन ए के हैं, ये पर्टिकुलर बच्चे सेक्शन बी के हैं, पर्टिकुलर बच्चे सेक्शन सी के, ये पर्टिकुलर बच्चे सेक्शन डी के हैं। ये सिंपल लॉजिक कहता है, ठीक है। तो हमको क्या करना होता है, जब भी आपको कई सारे डाटा मिलता है और वो क्या कहता है, इनको हमको किसी पर्टिकुलर टाइप में प्लेस करना है, इनको अरेंज करना है, इनको सिंक्रोनाइज करना है। कैसे सिंक्रोनाइज करना है, जैसे मैंने आपको इतनी सारी मिठाई दे दी, ये मैंने आपको क्या कर दिया, आपको मैंने बर्फियाँ दे दी, भाई ये कुछ बर्फियाँ 1000 बर्फी, और आपको मैं क्या कहता हूँ, भाई इनको छोटे छोटे डब्बों में पैक कर दो। और क्या कंडीशन है, हर डब्बे में इक्वल बर्फी आनी चाहिए, है ना। 1000 बर्फी आपके पास है, आपको मैंने बोला भाई सब डब्बों में बराबर बर्फी आनी चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक डब्बे में से, ये हर एक जो बॉक्सेस हैं, इसमें कुछ कॉमन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कॉमन फाइंड आउट कर रहे हैं, काउंट। मेरा काउंट सब में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको कुछ कॉमन फैक्टर निकालना पड़ता है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम एचसीएफ यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या दिया है, स्वीट सेलर के पास 420 काजू बर्फी है। दुकानदार हमेशा एक साथ जितनी बर्फियाँ बनाता है, सारे एकदम काउंटर पे नहीं लगाता, वो काउंटर पे थोड़ी बर्फी लगाता है, बाकी पीछे गोदाम में रखता है। तो उसके पास 420 काजू बर्फी हैं एंड 130 उसके पास बादाम बर्फी है। तो जब देखो दिवाली का सीज़न होता है, तो देखो मिठाई आप कैसे लेते हो, आप एक ही टाइप की मिठाई एक डब्बे में डलवाते हो, भाई मेरे को इस डब्बे में केवल काजू बर्फी दे दो। कुछ बोलते भाई मेरे को एक डब्बे में सिर्फ बादाम बर्फी दो, कुछ बोलेंगे रसगुल्ला दो, कुछ बोलेंगे गुलाब जामुन दो। कुछ कैसा होता है कि उनका एक डब्बा अलग भी होता है, वो क्या बोलते हैं, भाई इस डब्बे में सारी मिठाइयाँ हैं, इस डब्बे में आपको लड्डू भी मिलेगा, इसमें आपको ये चोकर वाली बर्फ़ी मिलेगी, इसमें आपको समथिंग ऐसा वो छोटे टाइप का रसगुल्ला मिलेगा, ऐसे करता है ना वो। तो अगर उसको हर डब्बे में एक एक मिठाई रखनी है और सारी मिठाइयाँ ये अलग अलग स्टॉक से मिठाई का, एक में लड्डू का स्टॉक है, एक में रसगुल्ला का स्टॉक है, एक में बर्फ़ी का स्टॉक है, तो उसको कैसे पता लगेगा मुझे कितनी बर्फ़ियाँ बनानी है, मुझे कितने लड्डू बनाने हैं और कितने डब्बे मुझे चाहिए। तो वहाँ पर एचसीएफ काम आता है। तो ये भी क्या कर रहा है, इन काजू बर्फ़ी को अरेंज कर रहा है अलग अलग स्टैक्स में। अब मुझे मालूम है इसमें देखो सबको पता है एचसीएफ निकालना, पर एचसीएफ निकालना क्यों होता है, वो लॉजिक आपको पकड़ में आना जरूरी है कि जब बड़े नंबर को आपको छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में जब अरेंज करना होता है, उसको क्या कहा जाता है, एचसीएफ। अगर ये लॉजिक आपको समझ में आ गया तो आपको सिंपल पता है भाई मेरे को 130 को 420 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो देखो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ गया, 10 आ गया। तो द स्वीट सेलर विल मेक
10 स्टैक ऑफ ईच काइंड ऑफ बर्फी। वैसे कि 10 डब्बे लेगा और हर एक में क्या करेगा, काजू बर्फी और बादाम बर्फी अरेंज करेगा। क्लियर लॉजिक? एचसीएफ क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है। जब कई सारी चीज़ों में आपको कोई कॉमन चीज़ रखनी होती है आपको, तब आप एचसीएफ यूज़ करते हैं। आगे चलें। ओके, अब एक्सरसाइज 1.1। तो इसके मैक्स कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे, बट एक दो क्वेश्चंस आपको आएंगे एग्जाम में। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। ये आपको मैंने कंसेप्ट समझा दिया, आपको क्या करना है। सेकंड क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएगा, थर्ड आएगा। थर्ड में देखो क्या दिया है, एक आर्मी में 616 मेंबर हैं, रेगुलर मेंबर्स, इसको आप रेगुलर मेंबर कह सकते हो। और 32 कौन है, बैंड वाले हैं। आप लोगों ने परेड में देखा हो, कुछ बैंड भी बजाते, कुछ नॉर्मल रहते हैं। इन सबको हमको अरेंज करना है। 2 ग्रुप्स आर टू बी इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। मतलब क्या करना है, इन सबको हमको अलग अलग अरेंजमेंट करना है। कैसे अरेंजमेंट करना है भाई, ये आरएम वाले होंगे, मतलब इसमें रेगुलर मेंबर्स भी होंगे और इसमें बैंड वाले भी होंगे। इसमें रेगुलर मेंबर भी होंगे और इसमें बैंड वाले भी होंगे। तो ऐसे देखो परेड में ऐसे चलते हैं ना, आप लोगों ने सीक्वेंस देखा ही होगा। तो आपको कैसे पता लगेगा भाई इसमें कितने बैंड वाले हैं और इसमें कितने रेगुलर मेंबर हैं। तुमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आपको नहीं आएगा, फिफ्थ आपको नहीं आएगा, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है। क्लियर? नेक्स्ट कंसेप्ट आपका है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये कहने को बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। सिंप्लीफाई आप लोगों ने बचपन में बहुत बार किया है कि कोई भी नंबर आपको अगर समझो गिवन है, जब आपको 84 गिवन है, उसको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। आपको उसको आपको क्या करना है, आपको फैक्टर्स की फॉर्म में लिखना है। लिखा ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो 84 के फैक्टर्स तो निकालने सबको आते हैं। हम क्या करते हैं हमेशा, जब भी फैक्टर्स निकालते हैं हमेशा याद रखना, हम छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं हमेशा। इसलिए आपको प्राइम नंबर पता होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा था, 2। तो 2 से करेंगे तो कितना हो गया, 42। अब भी 2 से जाएगा, यस, तो कितना आ गया, 21। अब ये 2 से नहीं जाएगा, इसका मतलब 2 का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट कौन सा है, 3 से जाएगा, यस, कितना बच गया, 7। अब 3 का काम नहीं है, 5 का काम नहीं है, नेक्स्ट कौन सा है, 7। ये कब तक करना है, जब तक लास्ट नंबर हमारा क्या ना बच जाए, 1। ये हमेशा याद रखना, लास्ट नंबर क्या बच जाए, 1। तो अब 84 को मैं कैसे लिखेंगे अरेंजमेंट में, 2 × 2 × 3 × 7। हम हमेशा छोटे प्राइम नंबर से शुरू करते हैं और बाद में बड़े प्राइम नंबर पे जाते हैं, जिसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अभी इसमें एक स्टेप और करते हैं कि ये बाबा 2 × 2 × 2 नहीं लिखने की जरूरत पड़ती, हम उसको पावर की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कितनी बार है, 2 बार। तो 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, × 7। इस कंसेप्ट को कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसमें ऐसा कुछ और अलग से नहीं है। तो आप किसी भी नंबर के आप ऐसे फैक्टर्स निकाल सकते हो। इसको क्या कहते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहते हैं। इसको नॉर्मल भाषा में प्राइम फैक्टराइजेशन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि फैक्टराइज कर रहे हैं, फैक्टर्स निकाल रहे हैं, किसकी हेल्प से, प्राइम नंबर की हेल्प से हम लोग क्या कर रहे हैं, उस नंबर के फैक्टर्स निकाल रहे हैं। ओके, आगे चल सकते हैं, एग्री सब लोग? यहाँ पर देखो आपको पूरा एक ट्री बनाया गया है। यस, ये इसको बोलते हैं ट्री डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैक्टर ट्री। आपको एक नंबर दे दिया, आप उसको डिवाइड करते जाओगे। 2 से किया हमने, जब 2 खत्म हो गया हमने उसको 3 से डिवाइड करना स्टार्ट किया। जब 3 खत्म हो गया 5 से किया, 5 खत्म हो गया 7, 7 के बाद 13। तो ऐसे आराम से आप किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाल सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये पूरा थ्योरी पार्ट है, ये आपके ज़्यादा काम का नहीं है। ओके, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं एग्जाम्पल 5 जैसे। कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं, एग्जाम्पल 5 जैसे।
वो भी समझा देता हूँ। एग्जाम्पल 5 में क्या कहा उसने, कंसिडर द नंबर 4n, मतलब कंसिडर नंबर 4 की पावर n। इसका मतलब एक नंबर ऑफ सीरीज है जहाँ पर 4, 16 और 4 का 3, 64 एंड देन 256। इसको आप धीरे अरेंज करोगे, 4 की पावर 1 है, ये 4 की पावर 2 है, ये 4 की पावर 3 है एंड ये 4 की पावर 4 है। तो क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अगर कोई नंबर ऐसा हो 4 की पावर n, क्या उसके n की कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है क्या कि उसका n डिजिट 0 आना चाहिए। देखो इसका n डिजिट क्या है 4, इसका n डिजिट क्या है 6, इसका अगला n डिजिट क्या है 4, इसका फिर से n डिजिट क्या है 6। इसका मतलब जो है 4 की पावर n होगी, आप n का कोई भी वैल्यू ले लो, n का कोई भी वैल्यू ले लो, 1 2 3 10 20 100 कोई भी नंबर ले लो, उसके n डिजिट में 4 और 6 ही आ रहा है, बाकी कोई और नंबर नहीं आ रहा। ये आपको प्रूव करना है, समझे। तो याद रखो, अगर किसी भी डिजिट के पीछे अगर कोई भी आपको नंबर गिवन है, 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, जैसे हमने ले लिया 500, हमने क्या ले लिया 500, इसके पीछे देखो लास्ट में 2 जीरो हैं। अगर हमको केवल एक जीरो की बात करनी है भाई, सबसे लास्ट नंबर जो है वो जीरो कब आता है, तो याद रखना जीरो कब आ सकता है, एक ही कंडीशन पे जीरो आ सकता है, जब किसी भी नंबर के फैक्टर्स 2 और 5 होने चाहिए। उस नंबर में एक 2 भी एक फैक्टर होना चाहिए और 5 भी एक फैक्टर होना चाहिए, तभी पॉसिबल होता है। अदरवाइज अगर उसमें 2 और 5 के फैक्टर नहीं होंगे, उस नंबर के n डिजिट पे कभी भी जीरो नहीं आ सकता। अगर केवल 2 का फैक्टर हो तब भी नहीं चलेगा, अगर केवल अकेले 5 का हो तब भी नहीं चलेगा, उसको दोनों कंडीशन चाहिए, उसको 2 का फैक्टर भी चाहिए एंड 5 एंड आया है और नहीं आया है ना। एंड कल मैंने समझाया था, एंड क्या होता है, दोनों ही चाहिए, मुझे 2 के फैक्टर भी चाहिए एंड मुझे 5 के फैक्टर भी चाहिए, तभी क्या पॉसिबल होगा कि भाई उस कोई भी नंबर हो, जैसे 500 नंबर है, आप इसको फैक्टर्स करो तो कैसे बनेगा, 5 इंटू 2 10 इंटू 5 50 इंटू 10 25 दूना 50 इंटू 10 2 इंटू 5, तो समथिंग 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 3। तो देखो उसमें दोनों फैक्टर हैं, 2 के फैक्टर भी है, 5 के फैक्टर भी है। आप 64 ले लो, 64 फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये फैक्टर होता है। अब देखो यहाँ पर 2 का फैक्टर तो है बट 5 का फैक्टर है क्या, नहीं, इसलिए इसके एंड डिजिट में कभी भी जीरो नहीं आ सकता। आप 625 ले लो, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 25 25 625, इसमें देखो सारे क्या हैं 5 है, 2 है क्या, नहीं है। ठीक है, क्लियर सबको। एंड डिजिट में जीरो कब आएगा, याद रखना हमेशा, फैक्टर्स ऑफ 2 एंड फैक्टर्स ऑफ 5 दोनों होने जरूरी है। कोई डाउट, कोई शक? यस, किसी को इस कंसेप्ट में डाउट है तो आप लोग जीरो टाइप कर सकते हो। चलिए गुड, अभी अगले कंसेप्ट पे। यस, एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल भी करते चलेंगे और एक्सरसाइज भी करते चलेंगे। 10 मिनट मीटिंग खत्म होगा, मैं आपको फिर से लिंक भेजूंगा, याद रखना, ठीक है। 4-5 बजे तक मैं क्लास लूँगा, फिर आप लोगों का बायो का क्लास होगा, और कल मैं एसएसटी का वो भी लूँगा शाम को। मैंने आपको मैसेज डाल दिया है, जो आपका सिविक्स और इकोनॉमिक्स है, जिसका मंडे को खास कर टेस्ट है, तो वो लोग अटेंड कर सकते। जो भी डाउट्स हैं आप उसमें डाउट पूछ सकते हो मेरे से, सिविक्स में और इकोनॉमिक्स में। और सुदीप्तो सर आपका सुबह लेने वाले हैं मोस्टली, रिप्रोडक्शन भी लेंगे और आपका एसएसटी भी लेने वाले हैं। रिवीजन क्लास होगी, ध्यान रखना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स। ठीक है, अभी मैंने आपको एचसीएफ तो निकालना सिखाया था। एचसीएफ 3 तरीके से निकलता है। ओके, साइंस क्लास 5:30 है अभी रिया स्कूल में है बेटा, रिया बेटा स्कूल में है या ट्यूशन में? तो 5:30 अभी
ओके ट्यूशन में ना, ठीक है, तुम 5:30 तक पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास टाइम ही टाइम है, आप लोगों को पढ़ाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये चैप्टर हो जाएगा तो आपके लोगों के लिए अच्छा है, फटाफट आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए, अभी मैंने आपको एचसीएफ निकालना सिखाया था, एलसीएम भी निकालना सीखते हैं। एलसीएम को हम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम को कहते हैं लीस्ट कॉमन, एक मिनट रुको, एक फोन आया। हरे कृष्ण, उदय प्रणाम। ठीक है, लड़ो मत, डोंट वरी। अगर टाइम चेंज हो गया कोई दिक्कत नहीं, फिर से अगर लिंक आएगा तो मुझे पता लग जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। जैसे अगर साइंस का लिंक आएगा ना, आपको भी पता लगेगा, मुझे पता लगेगा, ठीक है, डोंट वरी। ओके, चलो, लड़ाई थोड़ी करनी यार, थोड़ी दिन की ज़िंदगी है, छोटी ज़िंदगी है, आज लड़ेंगे कल क्या करेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कहते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये भाई कहाँ यूज़ होता है? ये यूज़ होता है कि भाई आपको कुछ छोटे छोटे पैकेट दिए हैं और आपको कहे एक बड़ी जगह, उनको ये अलग पैकेट्स हैं, मान लो ये अलग पैकेट्स हैं, अब इनको कंबाइन करके कुछ बड़ा बनाना है, इसको क्या करना है, कंबाइन करके बड़ी चीज़ बनानी है, तब वहाँ पर समझो एलसीएम यूज़ होता है। जैसे 2 दोस्त लोग, ये 3 दोस्त लोग हैं, यहाँ से तीनों ने चलना स्टार्ट किया यहाँ तक, ये सब चल रहे हैं। एक का स्टेप का साइज़ है 70 सेंटीमीटर, एक का स्टेप का साइज़ है 75 सेंटीमीटर, जब चलते हैं सबकी पैर की चलने की स्पीड अलग होती है, एक का पैर का स्टेप है 80 सेंटीमीटर। तो ये पूछा भाई जब चलना स्टार्ट करेंगे कब ये तीनों के पैर फिर से एक जगह मैच करेंगे, फिर से उसी पोजीशन पे आने चाहिए। क्योंकि जैसे ही चलना स्टार्ट करेंगे इसके पैर की स्टेप सबसे आगे जाएगी, इसके बाद इसकी होगी, इसके बाद इसकी होगी। तो आगे पीछे जब क्या है, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, इन तीनों में क्या है, कुछ कॉमन नहीं है, बट आपको क्या करना है वो कॉमन फाइंड आउट करना है। आपको क्या करना है, वो कॉमन फाइंड आउट करना है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल आएगा तो आपको समझाऊंगा, जस्ट अभी इतना ही समझो। छोटी छोटी चीज़ों को जब एक ही किसी स्टैंडर्ड पैरामीटर में लाया जाता है, चाहे लेंथ हो चाहे वेट हो कुछ भी हो, उस केस में हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। अब जैसे 6 और 20, ये तो छोटा नंबर है, अगर आपको दिया हो कि 6 और 20 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना और एलसीएम भी निकालना है, तो जब 6 के फैक्टर्स करते हैं वो क्या आते हैं, 2 × 3, 20 के फैक्टर क्या आते हैं, 2 × 2 × 5, इसको हम कैसे लिखते हैं, 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1। आप देखो यहाँ पर एचसीएफ क्लियर लिखा है, एचसीएफ कैसे निकालना है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ ये 2 नंबर जो हैं 6 और 20, ये 2 नंबर हैं, इनके बीच में फाइंड आउट करो भाई कौन से कॉमन नंबर हैं। अब इनके बीच में कॉमन कौन कौन है, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 3 है बट इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है। इसका मतलब दोनों में केवल क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। तुमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 2, और वो क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर। तो जो 2 है, ऊपर देखो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 1, और नीचे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2 की। अभी हम सिर्फ 2 की बात करेंगे। नीचे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 2, नीचे हाईएस्ट पावर, नीचे पावर कितनी है, 2 की 2, ऊपर कितनी है, 1। हमको केवल स्मॉलेस्ट लेना है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 2 की पावर 1 मतलब 2।
आया सबको समझ में? जो भी नंबर आपको गिवन होंगे उसमें ये देखो भाई कॉमन फैक्टर क्या है। पहले हमने कॉमन फैक्टर लिखना है, फिर क्या करना है हमको, फिर हमको लिखना है भाई जो कॉमन फैक्टर आपने निकाला है वो दोनों में लोवेस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट पावर नहीं देखनी, हमको लोवेस्ट देखनी है। उसी तरह एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम इसका उल्टा होता है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर और ग्रेटर पावर किसकी, ईच प्राइम फैक्टर। यहाँ पर क्या बोला देख लो, यहाँ पर डिफरेंस ईच कॉमन फैक्टर और यहाँ पर ईच प्राइम फैक्टर। जितने भी प्राइम फैक्टर आने वाले उन सबको लिखो और उनकी हाईएस्ट पावर लिखो। तो देखो 6 और 20 में कौन कौन से फैक्टर आते हैं, 2 भी आता है, 3 भी आया है और 5 भी। अब कॉमन नहीं ढूंढना, अब क्या ढूंढना है, वो दोनों में आना चाहिए, वो 6 में भी आना चाहिए और वो 20 में भी आना चाहिए। और क्या बोला, उसकी हाईएस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है, हाईएस्ट पावर। तो इन दोनों में देखो, इस पूरे में देखना है अपने को। अब हमको इस पूरे में देखना है भाई 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 1, 5 की हाईएस्ट पावर क्या है 1। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है, एलसीएम आ जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 5, 5 4 ज़ा 20 इंटू 3 60। चलो एक नंबर को ट्राई करेंगे एग्जाम्पल 7 वाले का इसी मेथड से। ठीक है, पहले हम एचसीएफ एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो 96 के फैक्टर्स क्या होंगे और 404, मेरे को फटाफट बताओ फैक्टर्स क्या होंगे इनके। चलिए फटाफट 96 के फैक्टर्स फटाफट लिखो। देखिए सबसे पहले कौन बताता है, कुछ बच्चे 96 का कर लो, कुछ 404 का कर लो, ताकि आसानी हो जाएगी। ऐसे 2 इंटू 2 इंटू ऐसे मेरे को करके बताना, ठीक है फटाफट। तो दर्शन आपने 96 का लिखा ना, यस। तो 2 की पावर हो गई 5। आप लोग मेंशन तो करो आपने किसका लिखा है, आई एम कंफ्यूज्ड। 3 इंटू 2 की पावर 5, तो 96 का है 2 की पावर 5 एंड 3 की पावर 1 एंड 404 में 2 की पावर 2 एंड 101। यस ठीक है, देखिए अभी हमको क्या निकालना है, HCF। ठीक है, HCF क्या कहता है, दोनों में कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम इस पूरे को ऑब्जर्व करते हैं, एक ही फैक्टर क्या है कॉमन 2, क्योंकि 3 नीचे नहीं है और 101 ऊपर नहीं है, एग्री। उसका HCF क्या कहता है, लोवेस्ट पावर होनी चाहिए। तो 96 में पावर क्या है 2 की पावर 5 और 404 में पावर क्या है 2 की पावर 2। हमको क्या चाहिए, लोवेस्ट चाहिए। तो मतलब 2 की पावर 2, इसका मतलब HCF कितना आएगा 4। इतना इजी होता है फाइंड आउट करना। एलसीएम क्या कहता है, सारे फैक्टर्स लिख दो।